सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड इन्फो। सो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के। अब देखिए यहाँ पर ओवरव्यूज दिया है कि इस चैप्टर में है क्या। देखिए इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है प्रोडक्शन कैसे कैसे होता है पालमपुर विलेज में, ठीक है। और ये हाइपोटेटिक विलेज मतलब ये कि एक काल्पनिक विलेज है पालमपुर, ऐसे काल्पनिक विलेज बनाया गया है, ठीक है। और ये जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर में कैसे कैसे सभी तरीके से होते हैं और अदर मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, जैसे डेयरी ट्रांसपोर्ट, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कैसे कैसे होती हैं। और ये रिसोर्सेज जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन इफेक्ट, मनी, ये कहाँ से आते हैं पालमपुर में। और इसी को लर्न करने मतलब पढ़ने के लिए हम लोग विलेज ऑफ पालमपुर हम लोग पढ़ेंगे। सो फ्रेंड, अब हम लोग तो जान लिए ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर की। तो हम लोग अब इंट्रोडक्शन देंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है इस लेसन में। तो देखिए जो पालमपुर है एक ये वेल कनेक्टेड है नेबरहुड विलेज टाउन से। जो यहाँ से पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक रायगंज पड़ता है। और इससे जो फर्दर रोड कनेक्ट है वो एक वेदर रोड है। वेदर रोड का मतलब होता है एक पक्का रोड, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है विलेज रायगंज और शाहपुर टाउन को भी, ठीक है। और ये मैनी काइंड ट्रांसपोर्ट भी इसमें अवेलेबल है इस रोड पे, जैसे कि बुलक कार्ट, टोंगास, बोगियोज। और ये लोडर होता है जैगरी। जैगरी मतलब आपको बता दूं भैली होता है, गुड़ होता है, ठीक है। और जो कंबाइनस मोटर्स होते हैं, मोटरसाइकिल्स होते हैं, जीप्स, ट्रैक्टर, ट्रक्स होते हैं, आपको इस रोड पर दिखने को मिल जाएंगे। और इस विलेज में लगभग 450 फैमिलीज बिलोंग करते हैं, जिसमें कि 80 फैमिली जो होते हैं वो अपर कास्ट के हैं, ठीक है। अपर कास्ट के हैं जिसके पास उनकी मेजोरिटी भी ज़्यादा है, उनके पास लैंड ज़्यादा है, हाउसेज बड़े हैं और उनके घर पक्के हैं, ठीक है। और जो है उसके बाद जो आते हैं 80 दलित होते हैं जो बहुत लो कंपनी में हैं। अब देखिए यहाँ 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, अब यहाँ पर 150 ऐसे दलित। अब आप पूछेंगे 150 कैसे आ गया। अब देखिए यहाँ 450 है, सो 450, ठीक है। अब 451 ऑफ थर्ड से इंटू कर देंगे हम लोग। 3 1 3 एंड 3 1 3 1 कैरी 15 एंड 3 5 15, 50 और 0 हासिल 150 आएगा, ठीक है। 150 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से 150 आ गया इसका आंसर। 150 निकला। 150 जो फैमिली जो 80 दलित के हैं, ठीक है। ये विलेज में एक साइड कॉर्नर में रहते हैं, इनका एक अलग ही कॉर्नर है। और इनके पास हाउस भी कम होते हैं, स्मॉल होते हैं, और कितने लोगों के पास तो हाउस भी नहीं होते हैं। और जिनके पास होते भी हैं वो मड और स्ट्रॉ के बने रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इस मतलब पालमपुर विलेज में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो बहुत अच्छी है। हर घर घर में कनेक्शन है यहाँ पर। और इस इलेक्ट्रिक कनेक्शन की वजह से जो पावर्स मिलती हैं ट्यूबवेल्स में इन द फील्ड, एंड इट इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत तरह के काम में आती है ट्यूबवेल्स में, जैसे इरिगेशन करने के लिए और छोटे मोटे बिजनेस के लिए। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है, ठीक है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है सेंटर। और यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट रन करती है, प्राइवेट डिस्पेंसरी है, ठीक है, इस गाँव में। और इसका जो डिस्क्रिप्शन आपने देखी है उनकी बहुत वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छे से इनके रूट अच्छे है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, इरीगेशन अच्छा है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है वगैरह वगैरह। और और ये एक स्टोरी पालमपुर मतलब एक काल्पनिक, पहले बता दिया कि एक काल्पनिक स्टोरी है पालमपुर, ठीक है, और विलेज है। विल टेक अस थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द फार्मिंग विलेज। ये हम लोग को लेक्चर चलेगा कि कैसे प्रोडक्शन होता है एक्टिविटीज विलेज में, ये बताया हम लोग को। ये इंडिया भर में कैसे होता है, इस प्रोडक्शन का कोई रिपोर्ट होता है नॉन फार्मिंग इंक्लूडेड मैनुफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट। और इसमें बताया कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी कैसे होती है, जैसे मैनुफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले पेज पर। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए जो एम होता है प्रोडक्शन का वो क्या होता है, तो प्रोड्यूस गुड और सर्विसेज एम होता है प्रोडक्शन। लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट होती हैं 3 टाइप की रिक्वायरमेंट होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट होती है लैंड। अगर देखिए आपको जैसे कोई फैक्ट्री या फिर कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस ओपन करना है तो आप कहाँ ओपन करेंगे, ज़मीन रहेगी तो ही ओपन करेंगे। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है लैंड, ठीक है। तो इसमें लैंड में आप नेचुरल रिसोर्सेज वाटर्स होते हैं, ये लोग तो आपको मिल ही जाएगी। और सेकेंड रिक्वायरमेंट होते हैं लेबर रहेंगे तो ही तो काम चलेगा हर जगह, ठीक है। और लेबर भी 2 टाइप्स होते हैं, एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड। क्योंकि जो जैसे कि आप फैक्ट्री खोलेंगे, जो मशीन्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटीज़ और ऐसे छोटे मोटे जो टेक्निकल एरर्स होते हैं उन लोग को ठीक करने के लिए जो एजुकेटेड लेबर रहेंगे वही कर पाएंगे, और जो अनएजुकेटेड लेबर रहेंगे वो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे, ठीक है। और थर्ड रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में यह आता है कि जो हम लोग की जो स्टेज होता है प्रोडक्शन में जो हमेशा यूज़ होता है, जैसे कि इसको जो फिजिकल कैपिटल टाइप में बता हुआ है फिक्स कैपिटल, और एक और है वर्किंग कैपिटल। लेकिन फिक्स कैपिटल में होता है जैसे कि टूल्स मशीन बिल्डिंग, जैसे कि बिल्डिंग होता है आप एक बार बना लेंगे 10 साल 20 साल आप उसमें रहेंगे, तो उसके बाद जो ख़राब होगा फिर उसके बाद तोड़ाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आज बनवाएं कल तोड़ा दें, ऐसा तो नहीं होता। तो जो ज़्यादा समय तक चलता है उसे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और जो वर्किंग कैपिटल मतलब आया सामान बना और बिक गया, आया सामान बना बिक गया। जैसे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, मनी से रॉ मटेरियल रहता है, आप जानते हैं पैसा हाथ का मैल होता है। तो इस तरह के कैपिटल को हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लैंड इज़ फिक्स्ड। अब वहाँ पर जो पालमपुर विलेज था वहाँ पर जो लैंड थी वो फिक्स्ड थी। पालमपुर में जो मेन प्रोडक्शन चीज़ थी वो पालमपुर में फार्मिंग ही थी, ठीक है। 75% जो पीपल थे वर्क करते थे, सिर्फ डिपेंड होते थे फार्मिंग पे ही अपने जीवन जीने के लिए। और वो लोग जो फार्मर लेबर होते थे, फार्मर और फार्म लेबर, दे विल बीइंग दोज पीपल को रिलेटेड प्रोडक्शन ऑन द फार्मिंग। और ये जो फार्मिंग पे डिपेंड होते थे, और उनका जो बेसिक कॉन्स्टेंट होता है रनिंग फॉर प्रोडक्शन लैंड अंडर कल्टिवेशन पार्ट से 1960 में ये लोग जो पालमपुर के जो फार्मर्स थे वो लोग एक्सपेंशन नहीं थे एरिया में, जो मतलब ज़्यादा एरिया में वो प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। कल्टीवेशन करता है। लेकिन जो विलेज वेस्ट लैंड थे, वेस्ट लैंड में कोई काम नहीं होता था, कल्टिवेटेड नहीं होता था। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड्स अंडर कल्टिवेशन। यहाँ पर कोई उतना इंतजाम नहीं था कि कल्टिवेशन को और बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब कोई ऐसा तरीका है कि एक ही जगह पे ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए द काइंड ऑफ जो ग्रोन होता है फैसिलिटी अवेलेबल थी पालमपुर में वो बहुत अच्छी थी। इस विलेज को हम लोग ये लोग रिसेंबल करते हैं वेस्टर्न पार्ट उत्तर प्रदेश से। वो ऐसे तो मैं भी उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट विलेज से ही उन लोग को रिमेंबर करते थे। जो उत्तर प्रदेश से प्लीज़ कमेंट करें कि मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, हम लोग को खुशी होगी कि हम लोग भी उत्तर प्रदेश से हैं जिससे कि हम लोग का नाम हो, ठीक है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। ज़्यादातर लैंड जो होते थे पालमपुर में वो कल्टिवेटेड होते थे, वहाँ पर कोई भी लैंड खाली नहीं था, ठीक है। और रेनी सीज़न में ये लोग खारिफ क्रॉप ग्रो करते थे जैसे कि जोरा एंड बाजरा, और जो प्लांट कैटल फीड होती थी वो कल्टीवेट करते थे पोटैटो अक्टूबर दिसंबर के बीच में। और विंटर सीजन में ये लोग रबी क्रॉप भी ग्रो करते थे जैसे कि वीट ग्रो करते थे। और ये लोग पहले कंजप्शन करते थे, कंजप्शन था घर में जो खाते थे, उनकी फैमिली जो खाती थी वो वीट उगाएंगे वही खाएंगे, उसके बाद जो बचता था वो सल्पस वीट होता था, एक्स्ट्रा जो बचता था उसे ये लोग सेल करते थे रायगंज और शाहपुर टाउन्स में, ठीक है। और इसके अलावा ये लोग शुगर कैन भी उगाते हैं, जिससे कि 1 बार ये लोग सोन कर देते मतलब बोते थे और 3 साल के लगभग काटते थे, ठीक है। और शुगर कैन इन द रॉ फॉर्म और जैगरी, और शुगर कैन से ये लोग चीनी जैगरी शाहपुर में ट्रेड करते थे, चीनी तो नहीं पर जैगरी शाहपुर में ट्रेड करते थे बना के, ठीक है। और ये मेन रीज़न था फार्मर का कि ग्रो होते थे डिफरेंट क्रॉप्स इन द ईयर पालमपुर। और यहाँ पर जो पालमपुर की जो लैंड थी इसमें तरह तरह के क्रॉप्स ग्रो होते थे, इसमें इसका मल्टीपल क्रॉपिंग भी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्लियर टू पालमपुर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी थी पालमपुर में। और मेजोरिटी वहाँ पर जो इम्पैक्ट था
ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, इरिगेशन का, वो लोग सब लोग अच्छे से नहीं जान पाते, क्योंकि समझते थे कि जब ज़्यादा पानी मिलेगा क्रॉप को तो क्रॉप हम लोग की ख़राब हो सकती थी इरिगेशन की वजह से। तो ये लोग पर्सन वेल्स का उपयोग करते थे, जैसे कि वेल से पानी निकालते थे और अपने खेतों में लेके जाकर डालते थे। पर धीरे धीरे जब गवर्नमेंट ने एक ट्यूबवेल सॉरी जब लार्ज एरिया में जब मोर फैसिलिटी होती थी और गवर्नमेंट में एक ट्यूबवेल ने इंस्टॉल किया था गवर्नमेंट ने और फार्मर के लिए, वो 1970 के बीच में, तो सब लोग फिर धीरे धीरे जब जागरूक होने लगे तो सब लोग धीरे धीरे अपना प्राइवेट ट्यूबवेल भी यूज़ करने लगे और इसी की वजह से 200 हेक्टर की जो ज़मीन होती थी वो भी आसानी से पानी दिला जाता था। और ये लोग ग्रो करते थे बहुत सारे क्रॉप एक ही लैंड में, इसे हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब गेहूँ उगता है तो गेहूँ के साथ साथ अब ये लोग वो सरसों भी उगा देते हैं, तो 2 टाइप्स क्रॉप एक ही सीज़न में उग गया, एक ही ज़मीन पे उग गया, तो इसे मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है। और जहाँ ये लोग 2 मेन क्रॉप करते थे और कुछ तो उगा देते थे बीच में, और किनारे किनारे पोटैटो उगाते थे। तो ये 20 साल पहले की इन लोग की सोच थी और उगाते थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है, इज़ इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, वाई। अब इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अब देखिए यू हैव सीन, मतलब आपने देखा ही होगा कि एक तरफ इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन फार्म लैंड में मल्टीपल क्रॉपिंग्स की वजह से, और अदर हैंड में यूज़ करें मॉडर्न फार्मिंग क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग में एक लैंड में तो यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने पर, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड उससे भी ये लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने क्रॉप को। अब देखिए मॉडर्न फार्मिंग क्या होता है। मॉडर्न फार्मिंग देखिए जो पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग यूज़ करते हैं, जिसमें कि ये लोग यूज़ करते थे और बहुत कम क्रॉप ये लोग ग्रो कर पाते थे 1960 के लगभग, और इसमें बहुत कम पानी और बहुत कम फर्टिलाइजर्स लगता था, तो ये लोग चला लेते। लेकिन जो मॉडर्न फार्मिंग होती थी ये लोग यूज़ करते थे HYV सीड, इसमें आता था HYV सीड्स, ठीक है। और 1960 के लगभग इंट्रोड्यूस किया जाता है HYV सीड्स, ये लोग यूज़ करते थे। ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड था। इसमें क्या था कि इसमें ज़्यादा पानी की नीड्स थी, केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगते थे और पेस्टिसाइड ज़्यादा लगते थे, जिससे कि जो ज़मीन थी वो ख़राब भी होती चली जा रही थी, लेकिन पॉजिटिव प्रोड्यूस हुई था। और ये जो HYV सीड्स था सबसे पहले यहाँ इंडिया में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोग ने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग का उपयोग किया था इंडिया में, ठीक है। द फार्मर इज़ रीज़न ऑफ यूपी ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन। अब यूपी में ये लोग अपना ट्यूबवेल्स इरीगेट करने लगे पानी को देने के लिए, जिससे HYV सीड्स पा जाते पानी ज़्यादा, केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा लगने लगे, पेस्टिसाइड ज़्यादा लगने लगे फार्मर को, और जो थ्रेस्टर थे विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। और कुछ लोग थे जो खरीदने लगे ट्रैक्टर और जिससे कि प्लगिंग और हार्वेस्टिंग बहुत जल्दी जल्दी होने लगा और वो लोग आसानी से काम करने लगे। और पालमपुर विलेज में जो एड ग्रोन होता था ट्रेडिशनल वेराइटी से, जो ट्रेडिशनल सीड्स से 1300 किलोग्राम पर हेक्टर यूज़ होता, मतलब ग्रो होता था। लेकिन जब HYV सीड्स आया तो 3200 किलोग्राम पर हेक्टर, तो समझ रहे हैं 2 गुना से भी ज़्यादा क्रॉप ग्रो होने लगे उसी समय में, उतने क्रॉप उतने सीड में। सोचिए क्या क्या ग्रोथ हुई थी, ठीक है। और इससे जो सरप्लस बिट होता है, एक्स्ट्रा बिट होते थे, ये लोग मार्केट में सेल करते थे और इससे ये लोग अर्निंग अच्छी खासी कर लेते थे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। अभी पूछ रहा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग है उन लोग को पैसा ज़्यादा लगता था। क्यों लगता था भाई? क्योंकि इसलिए लगता है कि HYV सीड यूज़ होती है, HYV सीड यूज़ होता है तो वहाँ पर इरीगेशन का ज़्यादा पैसा लगता था, पेस्टिसाइड ज़्यादा लगता था, केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगता था, इसलिए उन लोग को पैसे ज़्यादा चाहिए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लैंड सिचुएशन क्या थी तब जब HYV सीड्स आने लगे। देखो जो लैंड सिचुएशन क्या है कि लैंड जो थी वो नेचुरल रिसोर्सेज होते, जो पहले ट्रेडिशनल सीड होते थे तो उसमें क्या ये लोग काऊ के डंग्स और वगैरह वगैरह जो नेचुरल होते थे वो डालते थे ज़मीन पर, तो नेचुरल रिसोर्स में ही रहते थे तो ख़त्म नहीं होते। लेकिन जब केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड आने लगे, वाटर ज़्यादा होने लगा, तो जो ज़मीन की व्यवस्था थी वो जो नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी जल्दी मरने लगे। अब आपको पता ही है कि जो ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल है, इरीगेशन है, हाँ
हाँ, सो फ्रेंड, जो ट्यूबवेल्स थे वाटर इरिगेशन जो रिड्यूस होने लगा, जैसे कि एक बार जो ग्राउंड वाटर और जो नेचुरल रिसोर्सेज और एक बार अगर डाई हो जाते हैं तो फिर उन्हें ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम लोग फ्यूचर को सोच के हम लोग को ये एग्रीकल्चर डिपेंड होना चाहिए हम लोग को, और इसे रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो छोटे छोटे जो लैंड्स हैं, यहाँ पर स्क्वायर्स हैं, ये छोटे लोगों के लिए, और ये मतलब जो एस सी दलित और जो बड़े बड़े ज़मीन है ये बड़े फार्मर्स के लिए हैं। अभी देखिए यहाँ पर आएगा, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। पालमपुर में जो फार्मर्स थे उनकी जो लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, देखिए जो इम्पोर्टेंट लैंड्स होती थी फार्मिंग में, नॉट ओनली पीपल आर एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड कल्टीवेशन। तो जो लैंड थी उससे कल्टीवेशन नहीं होती, कुछ जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी। पालमपुर में जो 450 फैमिलीज लैंडलेस, 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज लैंड, 150 फैमिली जो थे वो लैंडलेस थे। कुछ लोग पास ज़मीन थी पर छोटी थी, और ज़्यादातर लैंडलेस ही थे। मोस्ट ऑफ देम दलित हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। दलित के पास कोई कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं होता, तो लोग जीने खाने के लिए क्या करते हैं, तो लोग करते हैं क्या कि जो लैंड 240 फैमिली के स्मॉल प्लाट्स थे, लेस देन 2 हेक्टेयर इन द साइज, कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग क्वाइट इनकम फॉर द फार्मर फैमिली जो 2 हेक्टेयर से कम थी तो अपने फैमिली के साथ तो काम कर लेते, लेकिन इसमें जो ग्रो होता था सिर्फ वो अपने फैमिली खाते पीते थे जीते थे, लेकिन उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ जो होती थी, और कुछ पैसे चाहिए ना, और सब जीने के लिए कपड़े चाहिए, घर चाहिए, तो उसके लिए पैसे आना पड़ेगा, तो पैसे नहीं आएंगे तो कहाँ से काम होगा, तो इसलिए। और यहाँ पर देख सकते हैं लार्ज अमाउंट में जो प्लॉट थे वो बड़े लोगों के पिक्चर में आप दिखाया था कि जो बड़े लोग थे लार्ज अमाउंट में छोटे लोग के थे। और यहाँ पर जो कल्टिवेटेड स्मॉल फार्मर, यहाँ पर जो कल्टिवेटेड तो स्मॉल फार्मर, ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड बाई प्लॉट्स। ज़्यादातर जो प्लॉट्स थे वो विलेज में कवर थे, क्वाइट लार्ज इन साइज, और बहुत बड़ी बड़ी साइज होती, जो 60 फैमिलीज होती थी मीडियम और लार्ज में, उन लोगों के पास मोर देन 2 हेक्टर्स थी ज़मीन। ठीक है, 2 हेक्टर से ज़्यादा थी ज़मीन, और इससे भी बड़े बड़े जो फार्मर्स थे उनके पास 10 हेक्टर और उससे भी ज़्यादा ज़मीन होती हैं। ठीक है, अभी देखिए, और यहाँ पर जो हो विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, देखिए जो बड़े फार्मर्स होते थे वो कितना काम करेंगे, 10 हेक्टर्स की ज़मीन होती थी तो अकेले तो काम कर नहीं पाएंगे, तो लोग क्या करते थे, हायर करते थे लोअर फार्मर जो एससी दलित होते थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, उन लोग से ये लोग काम निकलवाते थे। ठीक है, काम निकलवाते थे, ये लोग क्या करते थे कि इनको काम निकलवा के इन लोग को वेजेस देते थे। वेजेस इस तरह के होते कि जैसे वीट का क्रॉप में इन लोगों ने काम किया तो उन लोग को उसका क्रॉप उन लोगों को कुछ दे देते हैं, या फिर 300 रुपीज़ जो उस समय था कि एक काम खेत पे काम करने का 300 रुपीज़ मिल जाता था। कभी कभार तो जो अच्छे लोग होते थे और उनकी काम को पसंद आता था, कभी कभी मीट भी दे देते थे। पर जो दाना लेबर से कभी कभार जब इसकी वजह से इसकी जो मांग थी बहुत ज़्यादा हो गई थी लेबर्स की, छोटे लोगों की, तो सब लोग काम करना चाहते थे, लेकिन पैसा सबको देना था, तो इसलिए कुछ लोग होते थे जो कम वेजेस पे काम करना स्टार्ट कर देते, जैसे 150-200 रुपये के काम करना स्टार्ट कर देते उस जमीन पे जहाँ 300 रुपये मिलते थे। हैवी कंपटीशन वर्क अमॉन्ग द लेबर इन पालमपुर, और जो कंपटीशन था हैवी पालमपुर में, इसकी वजह से जो दाला था वो बताएंगे दाला को कम पैसे मिलने लगे, काम करना चाहता था। अब देखिए द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, अब फार्मिंग जो होती थी उसमें पैसा तो चाहिए, तो कैपिटल मतलब जान लीजिए मनी। ठीक है, आपने देखा ही होगा पहले की जो मॉडर्न फार्मिंग है उसमें ज़्यादा पैसे ज़रूरत होते थे पहले से ज़्यादा। ठीक है, उस स्मॉल हैव बोरो द मनी, और जो छोटे फैमिलीज के होते थे स्मॉल फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे, बड़े फार्मर से लोन लेते थे। बड़े फार्मर क्या करते हैं, बड़े फार्मर या मनी लेंडर से लोन लेते थे, और ज़्यादातर जो लोन लेते थे वो सब हाई इंटरेस्ट पे देते थे जिन्हें कि वो पे नहीं कर पाते थे आफ्टर। ऐसे ही सविता एक स्मॉल फार्मर है, सी प्लान द कल्टिवेटेड बिटवीन द हर 1 हेक्टर। इसको छोड़िए, तो एक सविता कहानी बता रहा, बट हम लोग चलते सेकंड क्वेश्चन पे। इन कॉन्ट्रास्ट टू द ऑल फार्मर और सारे
एक तरह से गलती हो रहा था मीडियम लार्ज फार्मर के वजह से। ऑन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग जो सेविंग होती थी, दे आर दस एबल टू अरेंज द कैपिटल नीड। और ये लोग अरेंज नहीं कर पाते थे, जो कैपिटल मिलता था, पैसा मिलता था, वो तो सिर्फ अपने खाने पीने से हो जाता था, सेविंग हो नहीं पाती थी इन लोग की। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। द सेल ऑफ सल्फस पम्प प्रोडक्ट। अब देखिए, सल्फस मतलब मैंने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा थिंग है, एक्स्ट्रा वीट है, एक्स्ट्रा क्रॉप है, उसे सल्फस होता है। अभी लोग सेल करेंगे एक्स्ट्रा क्रॉप को। अब देखिए, जो फार्मर्स होते थे, ये लोग क्या करते थे, जो क्रॉप उगाते थे, क्रॉप उगाने के बाद अपना कंज्यूम्स करते थे, अपने फैमिली को खिलाते पिलाते। उसके बाद जो बचता था उसे ये लोग सेल करते थे। कहाँ सेल करते थे? रायगंज की मार्केट में, शाहपुर में कुछ सेल करते थे, कुछ मीडियम फार्मर्स को भी सेल करते थे, यानी कि इनमें पैसा मिलता था। और पैसा मिलने के बाद ये लोग कुछ सेव पैसा मिलता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहानी बता रही कि जो एक तेजपाल सिंह थे, वो एक लार्ज फार्मर था। उन्होंने अपने जो सल्फस उनका जो वेट निकला था वो 350 कुंटल्स निकला था। इन्होंने सेल किया रायगंज में और कुछ छोटे फार्मर्स को भी सेल्स कर दिया था तेजपाल सिंह। और ये लोग लास्ट ईयर जो इन्होंने अर्निंग सेव की थी बैंक अकाउंट में, इससे ये लोग ये तेजपाल सिंह ने क्या किया कि लोन दिया सविता जैसे छोटे फार्मर्स को, हाई इंटरेस्ट पे लोन दिया। और जो इस साल का जो अर्निंग हुआ था इसने, उससे ये ट्रैक्टर और ट्रक्स का भी लिमिट, ऑल्सो कैटल ट्रक्स और ट्रक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पालमपुर तो बताया था फार्मिंग होता था, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ 25% होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नॉन फार्मिंग में सबसे पहले डेयरी आता था। डेयरी में क्या करते थे, जो कुछ पीपल्स होते थे वो लोग क्या करते थे, बफेलो और काउस को ले लेते थे और उन्हें खिलाते थे ग्रास, चौरा, बाजरा, ग्रॉस अपने रेनी सीजन के हिसाब से। और उनको फिर इसके जो काऊ बफेलो थी वो मिल्क देती थी। तो ये लोग मिल्क क्या करते थे, रायगंज और नेरवी विलेज और शाहपुर में सेल करते थे। और कहीं कहीं तो ये लोग अपना जो सेंटर या फिर शॉप कर सकते हैं खोल लेते हैं रायगंज में सेल करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो जैसे कि यहाँ पर दिया है फार्मर वन था, फार्मर वन में दिया है कि यहाँ पर 1 ईयर में 100 होता है प्रोडक्शन, कंजप्शन मतलब घर में जो खाया, और सल्फस जो एक्स्ट्रा वेट बटी 60, और 60 जो है वही हम लोग का कैपिटल होगा नेक्स्ट ईयर, वही मनी होगा 60। ठीक है, तो अब देखिए सेकेंड ईयर में 120 है तो 40 है, 120 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो 80 सल्फ का प्रोडक्शन कंजप्शन होगा। अब कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर 80 होगा। ठीक है, अब ऐसे ही सब अपना बॉक्स भर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर। अब पालमपुर में जो स्मॉल स्केल पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी पालमपुर में, जैसे कि जो पालमपुर होते थे वो लोग क्या करते थे कि जो बिग फैक्ट्रीज होती थी और टाउन्स होते थे सिटीज़ में, वो मैन्युफैक्चरिंग वेरी सिंपल प्रोडक्ट्स उगाते थे, जैसे कि बनाते थे, जैसे कि वो लोग स्मॉल ट्रेड पे बनाते थे, जैसे जैवरी, क्लॉथ्स और ऐसे ऐसे कुछ लूम वूम बनाते थे। तो वो अपने फैमिली से ही करवा लेते थे। लेकिन कभी कभार ऐसी रेयर सिचुएशन आ जाती थी जब नहीं हो पाता था तो वो लोग लेबर को हायर करते थे, तब लेबर हायर करते थे। तो शॉपकीपर और पालमपुर में भी अब शॉप्स खुलने लगे। देखो जो पीपल्स थे वो ट्रेड करने लगे पालमपुर में, नॉट पालमपुर और भी जगह पे शॉपकीपर होंगे। तो ये लोग क्या करते थे, शॉपकीपर्स बाई करते थे होल सेल से जो मार्केट में और सिटीज़ में है, और उनको ला के यहाँ पर विलेज में सेल करते थे स्मॉल जनरल स्टोर में। ठीक है, अपनी दुकान खोलते थे। इसमें ये लोग राइस, स्वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्कुट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, एवं सम कुछ लोग क्लॉथ भी बेचते थे। और जिनका घर बस के पास होता था वो लोग क्या करते थे, टी का स्टॉल खोल लेते थे और इनसे टी बेचते थे, जिससे कि उनको भी। अब देखिए जो ट्रांसपोर्ट होती थी, ट्रांसपोर्ट से भी ये लोग पैसे कमाते थे। जैसे कि जो रोड हो गई, व्हीकल्स हो गए, ये लोग इनसे पैसे करें, जैसे कि रिक्शा वाला, टोंगोस, जीप्स, ट्रैक्टर, ट्रक, ये लोग क्या करते थे, लोड करते थे इन लोग का सामान और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वहाँ पर जाकर ट्रांसपोर्ट करते थे। इनकी इस वजह से ये लोग जो ट्रांसपोर्ट करते थे इनको पैसा मिलता था। ठीक है, तो इस तरह से वो पैसा कमाते थे। सो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो
थोड़ी सी भी नॉलेज फुली लगी हो, नॉलेज मिला होगा, इतनी सा भी 1% नॉलेज अगर मिला होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और फ्रेंड इस रिलेशन का मैं शॉर्ट समरी अगला वीडियो डालूँगा। और मेरे बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए रहेगा तो आपको अगले शॉर्ट नोट्स भी मिल सकते हैं और समरी भी मिल सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।